नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सीपीओ की सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स के 3 अक्टूबर की शिफ्ट के 2 क्वेश्चन पेपर पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारे पास में उसी सेम सीरीज़ का थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से हमें इसके करने थे। एक सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने लिखा 7:5/8 प्लस, अब बोर्ड मास का रूल लगेगा तो पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ है 5/8 गुना 184 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। भाई 8 से इसे कैंसिल किया, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। 5 से इसे कैंसिल किया 3 बार, 23 इंटू 5 115, 115 में 3 का गुना किया तो ये हो जाता है 345 और ये 7 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 352। सही, 5/8 माइनस एक्स का है तो ये बराबर में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे यही पूछा था, बस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 352 से ही 5/8 आएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन के हिसाब से ये कहता है 2015 में कौन सी फर्म की इनकम करोड़ों में सबसे ज़्यादा थी। तो भाई 2015 के डेटा में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इनकम जो है 68 फर्म आर की है और आर जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये कहता है एक दुकानदार है, उसने 15% की छूट पर किसी सामान को बेचा है और 20% का लाभ कमाया है। भाई डिस्काउंट जो होगा वो एमआरपी पर होगा। तो एमआरपी जो है वो 7200 रुपये है और उस पर 15% की छूट देता है, इसका मतलब 85% में वो बेचता है। और बेचता है उसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब ये है ये कॉस्ट प्राइस के 120% के बराबर हो गया। अब यहाँ से बस हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा है कि दुकानदार ने इसके लिए कितने का भुगतान किया। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 12 से ये आ जाता है 60 बार। तो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आएगी 0, 6 इंटू 5 30 और 48 और 3 51। तो हम कहेंगे ये वस्तु दुकानदार के लिए 5100 रुपये की आई होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर फोर्थ, भाई tan a की वैल्यू दे रखी है और वो आपसे पूछ रहा है sec स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। या तो बच्चा इसे भी सॉल्व कर लीजिए sec और cos और sin की फॉर्म में, या फिर आप सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जानते हैं tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू आ जाती है 2 और ये वैल्यू आ जाती है 5। अब अगर मैं हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू लेना चाहूँ तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये √29 के बराबर आ जाएगी। मैंने क्या किया, सीधा यहीं से वैल्यू पुट कर दी। अगर यहाँ पर एंगल ए दे रखा है कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए मुझे। सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का स्क्वायर 29 बटे आधार, आधार है 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे में कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक हो गया साइन का उल्टा और साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 और बटे में 2 का स्क्वायर 4। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये 1/25 और ये 1/4 है, तो ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 4/25, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4/25। नंबर 5 पर आते हैं। कहता है 25,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कैलकुलेट कर लेंगे। भाई हमने दिए किसी को 25,000 रुपये और ये जो 25,000 रुपये दिए गए हैं इस पर ब्याज की दर है 12%। तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। पहले लिख लेंगे हम साधारण ब्याज। 25,000 का 12% ये हो गया 3,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,000 और यहाँ भी आ गया 3,000। अब ब्याज का ब्याज आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000 का 12% 360। तो यहाँ भी आएगा 360
और ब्याज का ब्याज 360। अब इस ब्याज का ब्याज और लिखना है सेम 12% से, तो 0, 12 इंटू 6 72 और 36 और 7 43, तो ये आ गया 43.20। 3 और 3 9000 और 36 108, तो ये हो गया 9000, तो 1 हो गया और 1080 ये हो गया भाई तीनों मिलाकर, और साथ में 43 रुपये 20 पैसे और हो जाता है। वैसे तो मुझे पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 20 पैसे वाला डेटा इसी में दे रखा है, फिर भी आप चेक करेंगे तो ये होता है 10,123 रुपये 20 पैसे, जो कि डी ऑप्शन को मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जो 1351 में जोड़ी जाए और परिणामी जो प्राप्त योग प्राप्त हो वो 2, 4 और 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भाई सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम, क्योंकि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर ये लाइन नहीं दी गई होती तो मैं एलसीएम कैलकुलेट करता किसका, 2 का, 4 का, 6 का और 8 का, और ये एलसीएम आ जाता है हमारे पास में 24। अब वो कह रहा है कि 1351 में क्या जोड़ें। अब हमें पता है कि अगर कुछ ऐसा संख्या जोड़नी पड़ेगी और वो भी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी पड़ेगी जो 24 की गुणज बन जाए। तो मैंने क्या किया, इसमें हिट एंड ट्राई लगाने के बजाय ये देख लिया 1351 में जब हम 24 का भाग देते हैं तो क्या बचता है भाई, 24 इंटू 5 120, ठीक है, ये आया 15, तो ये हो गया 51, और 24 इंटू 6 144। इसका मतलब ये है 24 का 26वां गुणज जब यहाँ तक जाता है उसके बाद भी 7 बचता है। अब अगर उसने कहा होता क्या घटाया जाए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 7 बच रहा था, तो मैं 7 को हटा देता तो ये संख्या पूरी की पूरी 24 की मल्टीपल बन जाती और इन सब में 2, 4, 6, 8 का भाग चला जाता। लेकिन उसने कहा क्या कम से कम जोड़ा जाए। भाई मुझे इस संख्या को 24 का गुणज बनाना है और अभी यहाँ पर 7 बच रहा है, इसका मतलब मुझे 17 इस संख्या में और जोड़ना पड़ेगा जिससे कि इसमें एक बार और भाग चला जाए। तो हम कहेंगे इस संख्या में कम से कम 17 तो जोड़ना ही पड़ेगा। इस वजह से हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाता है। नंबर 7 पर आते हैं। कहता है पी क्यू आर और ए बी सी में एंगल पी और एंगल ए बराबर हैं। तो पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी ये लिख दिए। ये एंगल बराबर हैं तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। साथ में दिया गया है AC बराबर है PR के, तो AC बराबर है PR के, ये जो है PR के बराबर है, तो AC बराबर है PR के, मतलब एक भुजा बराबर है। अब अगर ये भुजा बराबर है और ये अगर भुजा बराबर और हो जाए हमारे पास में, मीन्स PQ अगर बराबर हो जाए AB के, तो हम कह देंगे ये जो दोनों हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा रूल लगेगा। भाई मैंने दो साइड लिए हैं और उसके बीच का एंगल लिया है, तो मैं कहूँगा साइड एंगल साइड SAS रूल काम कर जाएगा यहाँ पर, और SAS रूल हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। इस रूल से हम कहेंगे इसकी कॉन्ग्रुएंसी मैच कर जाएगी। नंबर 8 पर आते हैं। 8 में ये कह रहा है 2021 का अलग अलग खर्च का डेटा दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए है तो बताओ बच्चों की एजुकेशन पर कितना खर्च होता है। भाई बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर खर्च होता है 12%। किसका 12%? 1 लाख का, और 1 लाख का 12% 12,000 होता है। इस वजह से हम कहेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता है एक विक्रेता है जो 850 रुपये की चीज़ पर 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, साथ में वो 55 रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च करता है, और कहता है उस बुक को उसने 980 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ लगभग में हमें बताना है। तो ठीक है, आसान सी बात है भाई। सबसे पहले 850 रुपये की किताब को अगर हम लेने के लिए जाएंगे तो ये कहेगा दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। 20% के डिस्काउंट का मतलब 1/5 का डिस्काउंट दे दिया तो 4/5,
और 1/10 का डिस्काउंट दे दिया तो 9/10 में ये बेच देगा। यहाँ से मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी और क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। 5 से ये कैंसिल हो गया और 5 से ये आ गया 17। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है आपके पास में 9 इंटू 4 36 और 17 इंटू 36, तो 17 इंटू 6 102 और 17 इंटू 3 51 और 10 61। 612 रुपये तो हमारे पास में इसका टोटल सेलिंग प्राइस आया। इसका मतलब दुकानदार ने इसको खरीदा होगा या जो भी पर्सन है उसने इसको खरीदा। साथ में 55 रुपये का इस पर और खर्चा किया, तो ओवरऑल इसके लिए जो बुक पड़ती है वो पड़ती है 667 रुपये की। ये इसकी ओवरऑल लागत आ गई है, कॉस्ट आ गई है। और वो कह रहा है मैं इसे बेच देता हूँ 980 रुपये में। अगर 667 रुपये की चीज़ को 980 रुपये में बेचा जाता है तो भाई यहाँ से उसको प्रॉफिट जो होता है वो होता है 313 रुपये का। 900, 600, 300 और ये 13 रुपये। लाभ और हानि किस पर होते हैं? 667 पर होंगे और परसेंटेज निकलेगा यहाँ से 100 में से। यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो 13 चौके 52 और 3 दूनी 6, तो ये हमें पता लग रहा है कि ये 46% की सीरीज में जा रहा है। इस वजह से 46.93% का उसके पास में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है दो संख्या हैं जो 4:3 में हैं और इसके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो 2700 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। भाई संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अगर मैं अनुपात को इसके एचसीएफ से गुना कर दूंगा तो मेरी पहली संख्या हो गई है 4x और दूसरी संख्या हो गई है 3x और ये बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैंने इसको 2700 के बराबर कर दिया। 4 तिया 12, 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 दूनी 24 और बचता है 3। अगेन 12 इंटू 2 24 और 12 पंजे 60। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो x का मान यहाँ से 15 आ जाता है। आपसे पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर। हमारे लिए एक संख्या 4x है और दूसरी संख्या 3x है, तो बीच का जो अंतर है वो x है और x का मान हमने अभी निकाला है 15 है। तो हम कह देंगे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 15 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर आते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास में कि ये जो रमेश है इसने पहले 4 साल के लिए 5% की दर पर पैसा लिया है और टोटल पैसा 12 साल के लिए काम में ले रहा है। तो भाई 4 साल के लिए ब्याज चलेगा 5% के हिसाब से, तो 1 साल का ब्याज होता है 5, तो 4 साल का ब्याज हो जाता है 20। इसी तरीके से उसके बाद में अगले 6 साल तक ब्याज की दर है 8%, तो 1 साल का ब्याज 8, तो 6 साल का ब्याज 48। अब यहाँ तक देखिए 4 और 6 10 साल हो गए, टोटल 12 साल पैसा काम में लेगा। फिर कहता है इससे आगे जो भी टाइम है उसके लिए ब्याज की दर 12% रहती है। तो हमने 10 साल का तो कैलकुलेट कर लिया, अब 2 साल का ब्याज और बचा है, उस पर ब्याज की दर रहेगी 12%। यदि 1 साल का ब्याज 12 है तो 2 साल का ब्याज हो जाता है हमारे पास में 24। ये हो गया। और देखते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ से 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 2 8 और ये 92, और ये जो 92 ब्याज है वो बराबर है 90 16 के। तो मैं कह दूंगा 92 की वैल्यू क्वेश्चन में 90 16 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 92। और आपसे पूछ रहा है उधार ली गई धनराशि क्या है, तो उधार ली गई धनराशि होती है 100 और यहाँ से ये प्रिंसिपल की वैल्यू मूलधन की वैल्यू को बता देगा। देखिए भाई बेस वैल्यू के आसपास की वैल्यूज को सॉल्व करें तो ये 92 से 98 बार कट जाएगा। 8 दूनी 16, 9 इंटू 10 90 और 98 इंटू 100 आंसर आ जाएगा 9800 रुपये उसने उधार लिए थे। 9800 हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसका आंसर 11 का ऑप्शन बी सही रहेगा। नंबर 12, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, भुजा क्या होगी? भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर और ये बराबर दे रखा है 4√3 के। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा
तो ए स्क्वायर बराबर 16, तो भुजा का मान आ जाएगा 4। तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते ही नंबर क्वेश्चन 13 पर। तो ये कहता है दिए गए 4 वर्षों में से किस कॉलेज में पास होने वाले बच्चों की संख्या का परसेंटेज सबसे कम है। तो सबसे कम के लिए हमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। अगर हमसे पूछ रहा है कि एवरेज, तो देखिए एवरेज के लिए हमें चारों में 4 का भाग देना पड़ेगा। अब आप दें चाहे ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां डेटा का सम सबसे कम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप जब इसको एवेल्यूएट करते हैं तो आप देखते हैं सबसे कम यहाँ पर आता है, जैसे 8 और 2 10, 10 और 8 18, 7 और 7 14 और 7 21 और 8 29, इसका आया है 298। एवरेज के लिए 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग तो सब में कॉमन है। अब यहाँ देखिए 8 और 6 14 और एक 15 और 7 22, यहाँ पर आता है 2, तो ये 10 19 19 और ये हो गया 8 27 और 7 34, तो ये आता है 342। इससे तो ये ज़्यादा है, हमें कम चाहिए था। यहाँ देखते हैं 6 और 8 14 और 2 16, 16 और 4 20 का 2 10 18 25 और 5 30, यहाँ 300, यहाँ पर अभी 298 आ रहा है। नियरेस्ट कॉल है लेकिन सबसे कम अभी यहाँ पर है। यहाँ देखते हैं 8 और 2 10, 5 15 और 7 22, अगेन 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, यहाँ आता है 322 अगेन। आपसे पूछा कौन से में कम आएगा। अब अगर इन संख्याओं के योग में 4 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है ये कम है तो एवरेज भी कम आएगा। तो हम कहेंगे ए कॉलेज में। ए कॉलेज, जल्दीबाजी में ऑप्शन ए टिक मत करना, कॉलेज ए डी ऑप्शन में दिया गया है, इस वजह से हम कहेंगे इसका आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा। कहता है 15 आदमियों का औसत वजन 3.2 किलो से बढ़ता है जब उनमें से 52 किलो वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति आ जाता है तो आपसे पूछ रहा है नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, कोई ग्रुप में से एक आदमी जा रहा है और उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा है। अगर जाने वाले और आने वाले का वजन बराबर होता तो ना एवरेज बढ़ता ना एवरेज घटता। आने वाला ज़्यादा वजन लेकर आएगा, एवरेज बढ़ेगा, कम का आएगा, एवरेज घटेगा। तो पक्की बात है आने वाले का जो वजन है वो 52 से ज़्यादा का है। इसी की वजह से हर एक का वजन 3.2 बढ़ा और कितनों का, पूरे के पूरे ग्रुप का, और ग्रुप कितने का है 15 लोगों का है। तो ये 52 और 15 थी 45 और 3 48, तो टोटल आने वाले का वजन हो गया है एग्जैक्टली 100 किलो। ऑप्शन सी इस कंडीशन में सही हो जाएगा। आइए आते हैं नंबर क्वेश्चन 15 पर। कहता है सेक्शन बी में लड़कों की संख्या। तो सेक्शन बी में लड़कों की संख्या, देखिए भाई लड़कों की संख्या आपको चाहिए और नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या जो है वो अलग अलग दे रखी है यहाँ पर। अब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को आप थोड़ा लाइट लाइन से और डार्क लाइन से देख सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ पहला वाला डेटा है, गर्ल्स का डेटा बाद वाला है। तो सेक्शन बी में लड़कों की संख्या, सेक्शन बी में लड़कों की संख्या 30 तथा सेक्शन ई में लड़कियों की संख्या, सेक्शन ई में लड़कियों की संख्या 50 और 60 के बीच में 55। तो ई की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो 30 जो है 55 का कितना परसेंट है, और वो भी लगभग में पूछ रहा है। 5 से ये 6 और 5 से ये 11। वैसे तो भाई देखो 1/11 जनरली बच्चों को याद होता है 9.09, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर आपको चेक भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 600 में 11 का भाग देंगे तो 11 इंटू 5 55, अगेन 5 बचेगा और 11 इंटू 5 55, ये अप्रोक्स ऐसे ही जाता हुआ जाएगा और 55.55 इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, तो 55% यहाँ पर आ जाता है और 55% ऑप्शन बी में रहेगा। अच्छा, ये एक एल्जेब्रा का कह सकते हो या आप एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि इस x की वैल्यू को मैं इधर ला रहा हूँ और इसे इधर लेकर आता हूँ। तो देखिए ये बनेगा 5x और ये है 5/x, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो x मैं कॉमन ले लेता हूँ या फिर एक टर्म लिख लेते हैं, ये हो गया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/x, लिखा जा सकता है।
यहाँ से अगर हम दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। और भी अगर क्लियरली देखना है आपको तो आप कहेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/5। अब मुझसे ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1/x मुझे पता है, इस वजह से मैंने लिखा x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस का 2 और आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने प्लस का 2 लिख दिया। तो ये यही है, और हमें पता है x माइनस 1/x का मान 2/5 है, और 2/5 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/25, और साथ में आ गया 2। 25 इंटू 2 50 और 4 54, तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास में 54/25। 54/25 ऑप्शन ए में दिया गया है, इस वजह से ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, कहता है एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल को बिछाना है और पूरा एरिया कवर होना चाहिए, तो ये कहता है वो जो टाइल होगी उसका एरिया बताइए। भाई जब कभी भी हमें किसी भी एरिया को कवर करना होता है और वो कहे कि बताइए मैक्सिमम क्या साइज लिया जाए, और वो टाइल जो है वो स्क्वायरिकल शेप में होनी चाहिए, तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसका इस पूरे पूरे दोनों में इनमें भाग चला जाए। कहने का मतलब ये हुआ, हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 126 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप जानते ही हैं, इन दोनों का अंतर लेंगे, ये कितना आ गया 36। अब 36 का तो इसमें भाग नहीं जाता, तो 36 का अगला गुणनखंड, अगला फैक्टर 18। 18 से ये भी कैंसिल होता है और ये भी कैंसिल होता है, इसका मतलब इनका जो SCF है वो निकल कर आता है 18। तो वो जो टाइल है ना वो 18/18 की लगेगी। आपसे वो यही पूछ रहा है वो जो फर्श पर टाइल लगेगी उस एक टाइल का एरिया क्या होगा। एक स्क्वायरिकल शेप में है और टाइल का एरिया हो जाएगा 18 का स्क्वायर, जो कि होता है 324, 324, और 324 ऑप्शन सी में दिया गया है, इस वजह से 17 में हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 18 में एक DI दिया हुआ है और आपसे पूछता है दिए गए वर्षों के दौरान कौन सा ग्रेन ऐसा है जिसमें लगातार वृद्धि हुई है। भाई लगातार वृद्धि अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर देखिए 161, 97, 87 ये तो नहीं है। वीट में 62, 81, 116, 124, 137, इसका मतलब वीट में ऐसा हुआ है। एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप कह देंगे ऑप्शन डी को टिक करते हुए कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। नंबर 19 पर आते हैं। 19वें नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने से कि दो अभाज्य संख्या हैं और वो अभाज्य संख्याओं के बारे में कह रहा है x बड़ा है y छोटा है, और इस तरीके से कहता है उनका एलसीएम जो है वो 533 है। अब भाई आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं x गुना y बराबर हमें दे रखा है 533। अब हमें 533 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जो संख्या अभाज्य हों आपस में। अभाज्य खुद कह रहा है x और y के मान अभाज्य हैं और x बड़ा है y छोटा है। तो मैंने इसमें 13 का भाग दिया तो ये आता है 13 एकम 13 और 13 चौके 52, 13 चौके 52, और अगेन आता है अपने पास में 13 एकम 13, तो यहाँ चला जाता है भाग 41 बार किसका 13 का। तो हम कह सकते हैं 13 इंटू 41 करते हैं तो हमारे पास 533 आता है, और दोनों ही नंबर अभाज्य हैं। अब इसमें से साफ साफ दिया हुआ है x की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है x को और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है y को। आपसे कहा गया है कि बताइए 4y माइनस एक्स का मान क्या होगा। 4 इंटू वाई माइनस एक्स, 13 इंटू 4 52, 52 में से 41 कम करते हैं तो हमारे पास में 11 बचता है। इस वजह से 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही रहेगा। नंबर 20 पर आते हैं। 20 में भाई आपको दिया हुआ है
a प्लस बी की वैल्यू 90 है। अब आप जानते हैं a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 है तो मैं a को b में या b को a में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे भाई ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, तो कॉट बी की जगह मैंने लिखा कॉट 90 माइनस ए। चाहे मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट ए अपॉन में कॉट बी, और साथ में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। कॉट बी को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, और कॉट 90 माइनस ए इस तरीके से हमारे पास में आएगा 10 ए में, और 10 ऊपर जाकर पहुंच जाएगा तो ये कॉट में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा भाई कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाता है, इसको मैं लिखूंगा अगेन 90 माइनस ए, तो ये 90 माइनस पर कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये पूरा का पूरा एक में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, तो इस वजह से हम कह देंगे यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। नंबर 21, रमेश जो है 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। तो दो लोगों का नाम आया, एक रमेश का और एक पारुल का। पहले काम के बारे में बात हुई, तो अगर पारुल ने 2 काम किया तो रमेश 1 काम करेगा। अब काम करेगा तो सीधी सी बात है टाइम लगेगा, तो रमेश टाइम लेता है 4/5 एज कंपेयर टू पारुल। पारुल को अगर 5 टाइम लगा तो रमेश ने लिया 4 टाइम। ऐसे ही पढ़ेंगे भाई। आपने 1 काम किया 4 समय में, तो काम में अगर समय का भाग देते हैं तो कैपेसिटी आती है, तो रमेश की कैपेसिटी आई है 1/4, और पारुल ने 2 काम किया 5 टाइम में, तो पारुल की कैपेसिटी आई है 2/5। कैपेसिटी और वी कैन से एफिशिएंसी, क्षमता या दक्षता, सबका एक ही मतलब है। कहता है दोनों मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। जब ये रमेश और पारुल दोनों काम के लिए जाएंगे तो एक ही दिन में काम होगा इतना, 1/4 प्लस 2/5। चेक कर लेते हैं कितना होता है, एलसीएम 20 हो जाता है। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 और 5 13। एक दिन में इतना काम होता है, और ये दोनों मिलकर काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इंटू 24 कर दिया। अब ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल काम इतना है। कहता है इस काम को पारुल अकेले कितने समय में कर देगी। भाई टोटल काम में अगर मैं पारुल के एक दिन के काम का डिवाइड कर देता हूं तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी 13/20 इंटू 24, और पारुल की कैपेसिटी का मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि वर्क में जब कैपेसिटी का डिवाइड करते हैं तभी तो टाइम आता है। तो डिवाइड कर रहे हैं हम 2/5 का, तो 2 का डिवाइड किया और 5 ऊपर चला गया। ठीक है, 5 से ये आ जाता है 4, और 4 दूनी 8, 8 से ये 3, तो आंसर आ जाता है हमारे पास में 39 दिनों का समय लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 में हमसे कहता है कि ये जो अलग अलग तालिका है ABCDE में, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। आपसे पूछता है कौन सी संस्था में कर्मचारियों की संख्या कम से कम है। आपको सभी कर्मचारियों का टोटल दे रखा है, आपको बस ये बताना है इनमें से सबसे कम कौन सा है। तो आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ सबसे कम है, और ये संस्था का नाम है सी। ये डिपार्टमेंट है इस तरीके से, और ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सी नाम की जो संस्था है उसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या सबसे कम है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नंबर 23 पर आते हैं। तो 23 नंबर के क्वेश्चन में भाई हम जब आते हैं तो हमारे पास में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। एकदम आसान सा तरीका है, बच्चे इसे कई सारे तरीके से करते हैं। अगर बेसिक से भी छोटे छोटे बच्चों को भी अगर सिखाया जाए तो हम कैसे सीख सकते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। भाई पहले वाले का मैं स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1।
साथ में आएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब स्क्वायर किया है तो उधर आ जाएगा 11/9 और ये 1 इधर से चला जाता है तो यहाँ पर आ जाता है -1। बस हमें ये पता करना था, ये वैल्यू आ गई। आपसे पूछता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कह दिया अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है तो मैं कह देता हूँ इसकी वैल्यू x होगी। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1, साथ में आएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे वैल्यू x की निकालनी थी, अब ये एक्स स्क्वायर आ गया है। और आप जानते हैं बच्चा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ आएगा माइनस का 11/9 और ये माइनस इस माइनस को अगेन प्लस का कर देगा जो बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। एलसीएम लेंगे तो भाई मेरे ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 में से 11 कम होगा तो यहाँ आएगा 7, 7/9 बराबर आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर के। हमें तो वैल्यू इसकी बतानी थी, मतलब एक्स की बतानी थी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √7/3। होने को तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 1 + 1 माइनस वाला, लेकिन ज़रूरत नहीं है। कितने फॉर्मूला आप याद करेंगे, जब छोटे से डेटा को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं तो हमने इस तरीके से लिख लिया। नंबर 24 अगेन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट पर आते हैं तो 48 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 3, पहला ब्रैकेट, माइनस बड़ा ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई, फिर छोटा ब्रैकेट 40 माइनस 32, यहाँ पर आ जाएगा अगेन 8 और माइनस का 10, देन आता है प्लस का 2p और बराबर में है 6/2, इसका मतलब यहाँ 3 आ गया, थोड़ा रिफ्लेक्शन था। ओके, 3 से ये आ जाता है 24 और 24 से ये आ जाता है 2, तो यहाँ से निकल कर आया 2, माइनस 8 से 8 चला गया, 15 माइनस 10 यहाँ पर आ जाता है 5, प्लस का 2p बराबर में है 3। भाई यहाँ से माइनस का 3 है जो उधर चला जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2p बराबर 6, तो p का मान सिंपली 3 आ जाएगा और p की वैल्यू 3 आ रही है। ऑप्शन ए इस हिसाब से हमारा सही हो जाता है। नंबर 25 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है आपके पास में, एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचा जाता है। अब वो बैठकर सोच रहा है कि अगर 1329 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो लाभ 7% की जगह 57% हो जाता। भाई लाभ में वृद्धि कितने की हो गई, 50 की या 50% की, और 50% की वृद्धि होने की वजह है 1329। अगर 50% का मतलब 1329 है और आपसे पूछा है घड़ी का क्रय मूल्य, कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य 100% होता है। अगर 50 का मान 1329 है तो 50 का डबल 100 का मान 1329 2658 रुपये होगा और ये आ जाता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच 2658, ऑप्शन बी। नंबर 26 पर आते हैं। 26 में देखिए बेटा, इसको सॉल्व करेंगे पहले, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ 7/3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3/7, यही होगा। और साथ में आपके लिखा हुआ ही है a + 1/, अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 10, 10/7 और 10/7 में 7 ऊपर जाएगा 10 नीचे रहेगा, तो a + 7/10 और ये बराबर में दे रखा है 9/10 के। अगेन एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 10a प्लस का 7 होल डिवाइडेड बाई 10 बराबर में 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 बचेगा, तो a का मान आ जाता है 2/10 और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 को हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही ऑप्शन दिए हैं, इस वजह से हम कह देंगे 1/5 ऑप्शन ए में दिया गया था, तो 1/5 इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 27 पर आते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 52 है और उसके विकर्ण की लंबाई 10 दे रखी है।
भाई सम चतुर्भुज की छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी अगर आपको याद है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टी भी याद नहीं है तो भी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये देखें। ये सम चतुर्भुज हो गया, और इसी के रिगार्डिंग अगर अपन बात करते हैं भाई, तो ये इसका एक डायगोनल हो गया और ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया, और आप जानते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। मैंने बोला है बाइसेक्ट सम द्विभाजित करेंगे। अगर इसका परिमाप 52 है तो इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब इसका मान हो गया है 13 चौके 52, एक भुजा की लंबाई 13 आ गई है। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई 10 है, मान लेता हूं मैं इस विकर्ण की लंबाई 10 है, तो ये 5 हो गई और ये भी 5 हो गई। अगर ये 5 है और ये 13 है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनेगा। और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर कम कर दो, ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले विकर्ण की लंबाई भी हमें पता लग गई। और आप जानते हैं समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पहला डायगोनल 10 और दूसरा है 24, 240/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 120। 120 हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। नंबर 28 पर आते हैं। 28 में अगेन आपको दे रखा है इसने, शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर बराबर है जबकि धारा की चाल 8 है। तो भाई बोट की स्पीड जो है वो 20 है और पानी की स्पीड है 8। ये चालों का अनुपात या एग्जैक्ट चाल का डेटा हमारे पास आ चुका है। कहता है एक नाव है जो धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा जो समय है, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगे समय से 6 घंटे ज़्यादा है। भाई सीधी सी बात है, जब ये धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगी तो इनकी जो चाल रहेगी 20 और 8 28, और धारा के विपरीत जाएगी तो 20 - 8 12 से जाएगी। और अगर ये इनकी चालों का अनुपात है तो मैं कहता हूं यहां पर आता है 4 से 7 और 4 से ये 3। ठीक है, तो अगर इनकी ये चालों का अनुपात है तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 3 और 7। भाई दूरी अगर समान है तो जब तेज चलेगी तो समय कम लेगी और जब धीरे चलेगी तो समय ज़्यादा लगी, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन इन्वर्स हो गया। अब मेरे हिसाब से अगर ये डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में 3 घंटे में पहुंचती है तो आते टाइम 7 घंटे लेती है, तो आते टाइम उसने 4 घंटे ज़्यादा लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये टाइम 4 नहीं 6 घंटे ज़्यादा होना चाहिए था। तो हमें पता लग गया 4 का मान 6 घंटे है, तो यहाँ से 1 का मान 6/4 मतलब 1.5 घंटे आ गया। 1 का मान अगर 1.5 है तो 3 का मान हो गया 4.5 घंटे। अब दूरी तो बराबर ही होगी, चाहे आप इधर से कैलकुलेट कर लो चाहे इधर से कैलकुलेट कर लो। 4.5 घंटे एग्जैक्टली तब लगे जब वो धारा की दिशा में गई थी एग्जैक्ट चाल से। तो आपसे पूछा है वो दूरी कितनी है, तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। धारा के साथ जाती है 28 से और समय लेती है 4.5 घंटे का, 4.5 को हम लिख लेते हैं 9/2 घंटे का। स्पीड इंटू टाइम, तो 2 से ये 14 और 14 इंटू 9 126 किलोमीटर की वो दूरी रही होगी, और 126 ही हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 के हिसाब से पी और क्यू के बीच में इलेक्शन हुआ और पी को 40% वोट मिले। भाई टोटल वोट जो भी होते हैं वो 100 होते हैं और पी कहता है मुझे 40 मिले, फिर तो क्यू को 60 मिले और क्यू जीत गया। और कितने से जीता? 20 से जीता। ये सारी कैलकुलेशन हमने 100 मानकर की, और वो कहता है वो 10 मतों से हार गया। हमें दिख रहा है ये 20 से हारा और 20 का एग्जैक्ट डेटा है 10। अगर 20 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 2 की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो 100 की वैल्यू 50 के बराबर हो गई। इसका मतलब एग्जैक्ट वोटर्स की संख्या टोटल थी वहां पर 50, तो कुल मतों की संख्या 50 रहेगी। एक ट्रेडमिल का एमआरपी जो है वो 1250 रुपये है। दुकानदार इस पर 14% की छूट देता है और उसके बाद भी उसे 14% का लाभ होता है।
तो ये कहता है बताओ ट्रेडमिल का क्रय क्या है। भाई जो भी क्रय होगा उसके 114 पर बेची होगी, क्योंकि 14% का लाभ हुआ है, और साथ में बेची कब, जब एमआरपी पर 14% का डिस्काउंट दे दिया। एमआरपी क्या है 1250 और उस पर 14% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 86 पर बेचा। जब भाई आप इसे सॉल्व करते हैं तो सीपी का एग्जैक्ट डेटा जो निकल कर आता है वो 942 पॉइंट समथिंग आता है अप्रोक्स में। इन्होंने क्या किया, उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो सीपी की वैल्यू 942 के आसपास 943 मैच कर गई। इस वजह से ऑप्शन डी इस केस में सही हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 में ये कह रहा है जीवन अकेले काम को 42 दिन में कर लेता है। तो जीवन काम को अकेले 42 दिन में कर लेता है, लेकिन ये जीवन अगर ऋषि की हेल्प ले ले तो ये काम 42 दिन की जगह 27 दिन में हो जाता है। हमने कहा कौन सा काम है, तो टोटल वर्क में हमने दिमाग नहीं लगाया और टोटल वर्क हमने इन दोनों का मल्टीपल लिख दिया 27 गुना 42। अब काम में समय का भाग देंगे तो एफिशिएंसी यहाँ आएगी 27 और यहाँ पर आ गई है 42। ये एफिशिएंसी मतलब क्षमता के बारे में है। भाई अगर जीवन की क्षमता 27 है और दोनों की क्षमता 42 है, तो इस ऋषि की क्षमता हो जाएगी 42 में से 27 कम कर दें मतलब कितनी, 15। आपसे यही पूछ रहा है ऋषि अकेले इस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा। तो ऋषि को जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा काम कितना है और इसकी काम करने की क्षमता कितनी है। तो काम तो है 27 इंटू 42 और ऋषि की क्षमता है 15, तो डिवाइडेड बाई 15। 3 से कैंसिल करें तो ये 5 आ जाता है और 3 से ये आ जाता है 9। 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 4 36 और 1 37, डिवाइडेड बाई 5। 5 इंटू 7 35, बचता है 2, और 5 इंटू 5 25, और उसके बाद में बचा है 3 बटे में 5। ऐसा कोई ऑप्शन हम ढूंढते हैं जिसमें 75 3/5 दिया गया होगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में मिल जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक आदमी है जो 8 किलोमीटर की चाल से चलता है और 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो कहता है अगर 6 किलोमीटर पर आवर से चले तो समान समय में कितनी दूरी तय करेगा। पहले हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ कितना समय लगा होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तय की है 28 किलोमीटर और चाल थी 8। इतने ही समय में वो कहता है 6 की चाल से कितनी दूरी तय करेगा। अगेन मैंने लिखा हमें दूरी तय करानी है, तो हम चाल कौन सी है 6, उसको समय से गुना कर देंगे। समय का मान है 28/8। 4 से ये 2 और 4 से ये 7 और 2 से ये 3, तो हम कहेंगे अब वो 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी। देखिए भाई √3 की जो वैल्यू है ना, इसको इस बार इसने काम में लिया है, जो कि होती है 1.732, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, और ये बराबर दे रखा है 173.2 के। अगर √3 का मान यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1.732 और डिवाइड में है मेरे पास में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और ये बराबर है हमारे पास में 173.2 के। इससे मैं इसे काटूंगा तो ये पूरा पूरा कटेगा, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर 0.1 के बाद में है और यहाँ पर 0.3 के बाद में है, तो इधर मेरे पास 2 जीरो और बच जाएंगी और ये 4 और चला जाएगा, तो इधर 400 हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर बराबर 400 है, इसका मतलब यहाँ भुजा का मान आएगा 20। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा इस केस में 20 रही होगी, जो कि एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। नंबर 34 पर आते हैं। तो ये कहता है O और O' केंद्र वाले दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 है, और इस तरीके से आगे और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साथ में कहता है इनकी ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा P और Q है और दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 7 और 15 है, तो PQ की लंबाई बतानी है। भाई एक वृत्त हमारे पास में ये हो गया
और दूसरा व्रत हमारे पास में और हो जाता है, और ये व्रत का के यहाँ इस तरीके से हो गया। ठीक है, साथ में ये कहता है इसके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के केंद्रों के बीच की दूरी को 17 ले लिया है। ठीक है, साथ में कहता है इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 और 15 हैं, तो इनकी जो त्रिज्या है वो 7 और 15 है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को ले लिया है 15, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को मैंने ले लिया है 7। ठीक है, और ये इनकी ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा हो जाती है, ये हो गई है। अब सारा डेटा बेटा आपके सामने दिया हुआ है। ये दूरी है टोटल 17 ही है ना ये। ठीक है, ये दूरी 17 है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक पैरेलल लाइन खींची है, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगी। टोटल ये जो आपको बड़ी वाली रेडियस दे रखी है ये 15 दे रखी है, और छोटी वाली जो रेडियस है वो 7 दे रखी है, छोटी वाली रेडियस 7 दे रखी है। भाई ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये 8 है यहाँ पर, और ये आप जानते ही हैं एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखिए बेटा, वापस से ना यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और फिर से आपको ट्रिपलेट अगर याद होंगे तो आपको ना तो 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सीधा कह देंगे ये 17 है और ये 8 है, तो ये 15 होगा। नहीं पता है तो 17 के स्क्वायर 289 में से 8 का स्क्वायर 64 कम कर दीजिए, 225 बचेगा जो 15 के बराबर हो जाएगा। और यही ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा के बारे में आपसे पूछ रहा था, जो कि इन्होंने PQ से रिप्रेजेंट किया है, तो हम कहेंगे इस केस में इसकी जो लंबाई हो जाती है वो 15 के बराबर होगी, तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉर्मूला भी होता है, तो आप पहले इस टोटल दूरी को, केंद्रों के बीच की दूरी को, फिर त्रिज्याओं को माइनस करके और फिर उसका रूट ले आते। बेवजह हम फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। 4 आदमी या 6 लड़के काम करें तो काम 20 दिन में हो जाता है। इसका मतलब भाई ये हुआ 4 आदमियों की जो क्षमता है वो बराबर 6 लड़कों के है। तो यहाँ से अगर मैं कहता हूँ मैन और बॉय की एफिशिएंसी, यहाँ से आ जाती है 3 और 2। कैसे? 4 आदमी बराबर 6 लड़कों के, 2 से ये 2 और 2 से ये 3, तो 3 आदमी, और ये इस तरीके से हो गई। ठीक है, रही बात टोटल वर्क की, एक आदमी 3 काम करता है, आदमी 4 लगाते हैं, तो भी हमारा काम 20 दिन में कंप्लीट होता है। तो हमारे पास टोटल काम की वैल्यू हो जाती है 240, ये हो गई। कहता है इस 240 काम को 6 आदमी और 11 लड़कों से कराना है। काम है 240, 6 तो आदमी, 6 आदमी करेंगे 18, साथ में 11 लड़के काम करेंगे 22, तो काम है टोटल 240, और एक दिन में काम होगा 22 और 18 40, तो टोटल इतना टाइम लगेगा। और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 6 दिन का समय लगता है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 36 पर आते हैं। 36 में ये कहता है आदित्य ने एक प्रोडक्ट X को 23% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 13% की हानि पर बेचा। भाई पहली चीज़ पर इसने 23 रुपये का लाभ कमाया और दूसरी चीज़ पर 13 रुपये की हानि कमाई, लेकिन ये कहता है ओवरऑल उसे 180 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अच्छी बात है, और हमारे अकॉर्डिंग उसको फ़ायदा जो हुआ है वो 10 का हुआ है। अब वो कहता है लेकिन X जो प्रोडक्ट है Y के कंपेरिजन में 90 रुपये कम है। अगर ये कम वाली बात नहीं होती, दोनों बराबर बराबर की होती, तो मैं सीधा कह देता 10 का मान 180 है। अब भाई यहाँ पर ये 90 रुपये कम है, तो यहाँ 23% का कम फायदा हुआ होगा, तो यहाँ 90 का 23%, और 90 का 23% होता है 23 × 9 207, 20 रुपये 70 पैसे का कम फायदा हुआ होगा। ये कम वाला इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 + 20.7, तो ये हो जाता है आपके पास में 200.7, बराबर अंतर 10 के है। ये इसके रिगार्डिंग आ गई। आपसे पूछा है y का मान बता दीजिए। y का मान बताना है। भाई y के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इधर का तो डेटा मैंने काम में ले ही लिया है। तो 100 का मान हो जाता है हमारे पास में, ये 0 हट जाएगी, तो ये आ जाएगा 2007। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 2007 सही रहेगा।
नंबर 37 कहता है साइन 2a बराबर कॉस 15 के है तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा। भाई साइन 2a बराबर कॉस 15 के, इसको मैं लिखना चाहूँ तो कॉस 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ, और कॉस 90 माइनस 75 लिखूंगा तो ये साइन 75 में बदल जाएगा, और साइन 2a बराबर साइन 75 है तो यहाँ से 2a बराबर 75 आ जाएगा। तो a का मान यहाँ से निकल कर आता है 37.5। 37.5 बी ऑप्शन में दिया गया है। कॉस 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी काम में ले ली है। ओके, एक चुनाव में अजय और मोहन है, टोटल 9000 श्रमिकों का एक व्यापार संघ है, उसमें से 80% ने अपने मत का प्रयोग किया, तो 9000 टोटल लोग हैं, उसमें से 80% लोग अपना वोट डाल रहे हैं, तो 9000 का 80% 7200 लोगों ने अपने वोट को कास्ट किया। आगे क्या कहता है, इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो हम ऐसा कहते हैं इसका 80% वोट जो हैं वो वैलिड हो गए, क्योंकि हार और जीत तो वैलिड में ही होगी। चेक कर लेते हैं कितना आएगा, यहाँ से 80% निकालेंगे तो 8 इंटू 2 16, 8 7 56 और 1 57, मतलब 5760, तो ये आ गया है वैलिड वोटों की संख्या। अब वो कहता है 1152 मतों से हराया अजय ने किसको, मोहन को, तो मोहन को हराया, इसका मतलब अजय विनर है और मोहन लूजर है, और इन दोनों के बीच का अंतर है 1152। भाई 1152 वोट अजय को ज़्यादा मिलेंगे, तो पहले इसमें से 1152 वोट हम अजय को दे देते हैं, क्योंकि अजय हरा रहा है मोहन को। अगर मैं इसमें से 1152 हटाता हूँ तो यहाँ से बचता है 08 और 1157, तो 4608, यही हुआ भाई। ठीक है, 4608 का आधा मतलब कि 2304 इसको मिलेंगे, और 2304 इसको मिलेंगे, और 1152 और मिलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है बताओ अजय को कितने मत मिले, 2304 तो इसके बराबर मिले ही, बल्कि 1152 से हराया, तो यहाँ हो जाता है 52 और 4 56, 23 और 1 24 और 10 34, 3 4 5 6, ये तो एक लगातार संख्या बन गई, 3 4 5 6 अजय के वोटों की संख्या हो जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। कहता है 16 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। भाई तृतीय अनुपाती हम निकालते हैं तो दूसरे के स्क्वायर में हम पहले का भाग ही तो देते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बेटा समझाऊंगा नहीं इस टाइम पर, ठीक है। तो 4 से ये 4 और 4 से ये 5, अगेन 4 से ये 5, तो आंसर आ जाएगा 25। 25 फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जो कि 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप द्वारा बना है का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ इस तरीके से कि ये एक सर्कल है। अब ये जो सर्कल है ये बना हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और इससे पूरी की पूरी परिधि कवर होगी। जो पूरी परिधि कवर होगी वो 2 पाई आर की होगी, और 2 पाई आर की जो परिधि कवर होगी उससे क्षेत्रफल बनेगा पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर। तो एक की वैल्यू क्या आ जाती है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आएगी कि नहीं आएगी। आपसे पूछ रहा है जो 4.6 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप से, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि ये चाप की एक लंबाई है, तो आप है ना पूरे परिधि का क्षेत्रफल मत बताओ, हमें पता है पूरे परिधि का क्षेत्रफल तो बोले पाई आर स्क्वायर होता है। आप तो सिर्फ 4.6 सेंटीमीटर लंबाई से जो चाप से बन रहा है ना ये क्षेत्रफल बता दीजिए। तो हम कहेंगे एक की वैल्यू ये है तो 4.6 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 4.6। देखिए भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास पता है आर का मान भी है, तो यहाँ आएगा 8/2 गुना में 4.6, 2 से ये 4, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 4 16 और 2 18, तो आंसर हो जाएगा 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, और जितनी देर में आप फॉर्मूला से करेंगे कोई कन्फ्यूजन होगा, बेवजह आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि फॉर्मूला कब लगाना है कैसे लगाना है, हमने सीधा सीधा यहीं पर सॉल्व किया। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है एक स्टेशनरी की दुकान है जो इस तरीके से 2020 से 2021 के डेटा को बताता है। 20 वाला डेटा वाइट में और 21 वाला डेटा येलोइश में है। कहता है बताओ मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ पर है। भाई यहाँ देखें तो 3 5 15, 3 6 18, 5 से 6 हुआ है 1/5, तो यहाँ आता है 20%।
यहाँ अगर हम देखते हैं तो 16 से 21 तो 5/16 आता है और परसेंटेज में ये आता है, और 1/16 आप जानते ही हैं 6.25 होता है, तो 6 इंटू 5 30, तो यहाँ 31.25 31 के आसपास आता है। 25 से 35, 5 5 25, 5 7 35, 5 से 7 हुआ है, 2 की वृद्धि 5 पर, 2/5 यहाँ पर आता है 40%। 20 से 26, 2 से ये 10 और 2 से ये 13, 10 से 13 हुआ है, 3 की वृद्धि 10 पर, तो यहाँ आता है 30%। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, आगे भी चेक करते हैं। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3/4, 1 की वृद्धि 3 पर, यहाँ आता है 33.33%। सबसे ज़्यादा अभी भी यहीं पर है। 27 से 37, रफली आप इसे चेक करें तो यहाँ पर आती है वृद्धि कितने की, 10 की, कितने पर, 27 पर, परसेंटेज में बात करेंगे इंटू 100 आएगा। अभी भी आप चेक करेंगे तो ये डेटा देखिए, 27 इंटू 4 108 होता है, तो 40% से तो कम ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ भी अभी कम है, इसकी तुलना में पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। और 4 8 32 और 4 से 11, 8 से 11 हुआ है, 3 की वृद्धि 8 पर, 1/8 12.5 होता है, तो यहाँ 37.5 हो गया है। सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर आती है 25 से 35, और ये कौन है, नोटबुक है, तो हम कहेंगे नोटबुक में सबसे ज़्यादा की वृद्धि होती है। ऐसे ही चेक किया जाता है जब परसेंटेज में पूछता है तो, ठीक है। नंबर 42 पर आते हैं। 42 में कहता है मोम से बने एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया गया और उससे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले बनाए गए, तो इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या बताइए। भाई बनाया तो मोम से ही है, तो जितना आयतन मोम के गोले में होगा उसी से छोटे छोटे अर्धगोले बनाए गए हैं, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। ठोस अर्धगोले पूरे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान है 12 इंटू 12 इंटू 12, डिवाइडेड बाई एक अर्धगोले का आयतन का हम भाग दे देंगे, हमारे पास संख्या आ जाएगी, तो 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान छोटे वाले अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 4 है, 4 है और 4 है, तो ये 3 3 3 3 3 3 यहाँ पर आ जाता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, तो आंसर आ जाता है 54। 54 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। भाई अगर 350 आया तो ही हमें टोटल सरफेस एरिया चेक करना होगा, अदरवाइज इनमें से ऑप्शन आया तो CSA हम सीधा यहीं से टिक करके निकल जाएंगे। और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे गोले का होता है 4πr², तो CSA आधे का हो गया है हमारे पास में 2πr²। 2 पाई 22/7 आर, आर का मान है 7 इंटू 7, कैंसिल हुआ, 22 इंटू 7 154, 154 का डबल होता है 308, और 308 यहाँ दिया गया है, CSA एक में ही 308 वैल्यू है, तो हम TSA में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर यही आएगा, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब अपने पास में आता है नंबर 44। 44 में पाई चार्ट से ये डेटा अलग अलग दिखा रहा है, आपसे कहता है यूके का जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट के से कितना ज़्यादा है। अब भाई ये पूरा का पूरा डिग्री में देखा रखा है, और पूरा जो डिग्री में है वो बराबर है 14,400 बिलियन के, और इसमें से यूके का जो एक्सपोर्ट है वो 125 डिग्री है, साथ में ऑस्ट्रेलिया का है 75, तो यहाँ 125 डिग्री और यहाँ पर है 75 डिग्री, कितनी डिग्री ज़्यादा है, 50 डिग्री। इसका मान हमें निकालना है, और हमें पूरे के पूरे का डेटा दे रखा है 360 डिग्री का बराबर 14,400 के, 14,400 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को, जबकि मुझे निकालना है 50 डिग्री का मान। 0 से 0 कैंसिल होती है, 36 72 144 और 5 चौके 20 और 2 0 और आ जाएंगी, तो हम कहेंगे 2000 बिलियन, मतलब ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नंबर 45 पर आते हैं, और नंबर 45 क्या कहता है उस पर आते हैं।
ये कहता है एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई है। भाई रेडियस पहले जो थी वो 1 थी और अब कर दी है 2। तो आपसे पूछ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई तो दोनों साइड में लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, 1 था और 4 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 3 की। कितने से, 1 से। परसेंटेज में बात करेंगे तो ये हो जाता है पूरा पूरा 300%। तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नंबर 46 पर आते हैं। तो 46 में ये कहता है शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी, तो शुक्रवार को 206 और रविवार को 326, तो यहाँ हो जाता है 300 और 200 500, 26 और 6 32, 532। ये तो हो गए प्रिंटर डी के एक साथ मिलाकर प्रिंट की संख्या। और शुक्रवार और शनिवार के प्रिंटर ए के निकालने हैं। तो शुक्रवार के और शनिवार के 300 और 400 770, तो ये हो गया 770। ये डी के हो गए और ये ए के हो गए। इनकी संख्या के बीच का अनुपात वो भी क्रम से लेना है, तो हमने क्रम से ही लिखा है। भाई ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, 14 × 42 और 11, 14 से ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो 14 × 42 बचता है 11, 14 × 8 112 और 14 × 5 17 और 14 × 5 70। अब 38 और 55 में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है, तो यही अनुपात आ जाएगा 38-55। तो ऑप्शन बी सही होगा, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले डी का डेटा हमें देना था और बाद में ये आ रहा है। नंबर 47 पर आते हैं। 47 में अगेन 23 और 31 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती होता है दूसरे के स्क्वायर में पहले का भाग देते हैं, और ये आ गया 23। 31 का स्क्वायर भाई 961 होता है, इसमें 23 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा। और ऐसा ही हमें सीधा सीधा 47 के ऑप्शन बी में डेटा दिया गया है। इसके बाद में 48 पर आते हैं। 48 में ये कह रहा है एक स्पीड बोट है जिसकी चाल शांत जल में 20 है, तो बोट की स्पीड है b और ये है 20। पानी की स्पीड हमसे पूछी है, इसको मैंने s मान लिया। कहता है एक पॉइंट से जाकर और वापस आती है 35 किलोमीटर की दूरी को टोटल 8 घंटे का समय लेती है। ये टोटल दूरी जो है वो 35 किलोमीटर की है, इसमें जाने और आने में उसे टोटल 8 घंटे लगे हैं। तो भाई या तो आप लिखेंगे टाइम बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 35 किलोमीटर, जाते टाइम उसने 20 प्लस बोट की स्पीड s से कवर की होगी। आते टाइम 35 को पानी ने रोका होगा, 20 माइनस s से कवर किया होगा। जाने और आने का टाइम टोटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 घंटे होना चाहिए। बेटा अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने देखा मुझे s के मान ही तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ से ऑप्शन पिक करना ज़्यादा बेहतर समझा। और आपको पता है डेटा इंटीजर में लेकर आना है, 20 तो पॉसिबल ही नहीं है। 20 और 10 30 से बात नहीं बन रही। 15 लेता हूँ तो 20 और 15 35, 35 बटे 35, तो यहाँ 1 आता है। 15 लेता हूँ तो 20 माइनस 15 5, और 35 में 5 का जब भाग देता हूँ तो यहाँ 7 आता है। 1 और 7 बराबर 8 के हो जाता है, और इस तरीके से मेरा ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर जाता है। तो हम इस केस में कहेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम वॉज 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे यही पूछा था धारा की चाल कितनी रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। 49 में आपको जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपसे कहा है 12, 18 और 42 का SCF क्या होगा। भाई SCF के लिए कोई भी दो छोटी संख्या ले लो, जैसे 12 और 18 को मैंने लिया, और इन दोनों के बीच का अंतर 6 आता है। 6 का 12 में भी जाता है, 18 में भी जाता है और 42 में भी जाता है, तो हम कहेंगे इसका जो SCF है वो 6 रहेगा। और लास्ट आज के सेट नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, वो कहता है 60 लीटर दूध के एक मिक्सचर में 40% दूध है। ये मिक्सचर है, इसमें 60 लीटर का है और इसमें 40% दूध है। कहता है मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाएं, और दूध मिला रहे हैं प्योर, जिससे कि इसका कंटेंट का वॉल्यूम हो जाए 60 पर।
तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में 40 और यहाँ पर आ जाता है 20 और अनुपात आ जाता है 2:1। 2 का मान हम इधर से 60 ले रहे हैं, तो 1 का मान इधर से हमें 30 लीटर लेना पड़ेगा। इस वजह से हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इस तरीके से हमें इस सेट 3 को आसानी से सॉल्व करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ में सीपीओ की इस सीरीज़ में। मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को और अच्छी रखें। थैंक यू।